साइंस का सब्जेक्ट है आरएमएस में, 9th क्लास में जो साइंस का सब्जेक्ट आता है कि उसमें आप कैसे फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने चाहिए कि जो आपकी एनसीईआरटी है, क्लास 8th की एनसीईआरटी, चाहे आपकी ओल्ड एनसीईआरटी हो गई, ठीक है, आपकी ओल्ड एनसीईआरटीज हो गई, या फिर आपकी न्यू एनसीईआरटी, जो अभी न्यू एनसीईआरटी अभी मार्केट में आई है, ठीक है, पिछले साल से भी चल रही है, ये आपको दोनों अच्छे से होलिस्टिकली मतलब लाइन बाय लाइन आपको क्या करनी है, कवर करनी है इनको। ठीक है, उसके अलावा क्लास 8 के बाद जब आपकी ये कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद 9th क्लास के में जो टॉपिक्स जो इंटर रिलेटेड हैं, जो आपके 8th क्लास से जो टॉपिक्स हैं जो कि 9th में भी रिलेटेड है, वो भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। और आप कोशिश करें कि आप जो न्यू एनसीईआरटी आई है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी आई है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो मेन पहले क्या कि भाई एनसीईआरटी जो है लाइन बाय लाइन आपको लर्न करनी है। एनसीईआरटी जो लर्न करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भी साइंटिस्ट के नाम आए थे, ठीक है, उन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने जिस चीज़ पे काम करा है, जो डिस्कवरीज उन्होंने बताई है, वो सारा आपको नोट करना है, वो लर्न करना है। उसके अलावा आपको जो कुछ येलो बॉक्स दिखाए हुए उसके अंदर, येलो बॉक्सेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, येलो बॉक्स में से नहीं करना है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन उसके अंदर से आरएमएस में आता ही आता है। ठीक है, येलो बॉक्स हो गई, साइंटिस्ट के नाम हो गए, डिस्कवरीज होगी फेमस। उसके अलावा कोई डेफिनेशंस होगी कि किसको किस नाम से जानते हैं, कोई अलग स्पेशल नेम दिया हुआ है, वो भी आपको क्या करना है इसमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें इसमें जो आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के बाद क्या करना है, क्रिएट योर ओन शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स इस तरह से होने चाहिए कि वो आप एक ही पेज में कंसाइज कर लें, मतलब आपका जो सारा चैप्टर है वो एक ही पेज में कंसाइज हो जाए, इस तरह से आपको करना है इसमें। ठीक है, उसके अलावा जो फॉर्मूला एक शीट है, ठीक है, जो फॉर्मूलेज आपके जैसे साउंड चैप्टर हो गया, ठीक है, लाइट का चैप्टर हो गया, कोई फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं, ठीक है, लॉज एंड ये मोशन वाला जो चैप्टर हो गया, उनसे फॉर्मूला शीट बनानी है, उनके फॉर्मूले को रिवाइज करते रहना है डेली बेसिस में। ठीक है, उसके अलावा जब आपका ये हो जाए, तीसरे नंबर पे चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसमें आपको PYQs, ठीक है, जो आरएमएस में पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे आपको चैप्टर वाइज एक बार देखने, वो पहले नहीं देखना। जब आप चैप्टर पढ़ लो तब आप बाद में जो है सारे MCQs खुद सॉल्व करके देखने कि अब मैं कितने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पा रहा हूँ, कितने याद आ रहे हैं। और बाकी जो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो किस हिसाब से पढ़ने हैं कि सारे MCQ फॉर्मेट में पढ़ने हैं, कि MCQ ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाओगे तब आपको पता लगेगा कि इस लाइन से भी इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, फिर OMR सबसे ज़्यादा आपको कि जो क्वेश्चंस और MCQs वगैरह भी जो प्रैक्टिस करनी है वो किस पे करो। जैसे आप 450 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो चैप्टर से, तो आपको क्या किस वे में सॉल्व करना है कि OMR प्रैक्टिस करनी है। OMR में जब आप बबल्स फिल करते हो तो क्या होता है, कई बार एक का आंसर दूसरे में मार्क हो जाता है, तो आते हुए भी क्या हो जाता है, क्वेश्चन से गलत हो जाते हैं, या कई बार होता है आपको ये लगता है जल्दबाजी में, प्रेशर होता है एग्जाम टाइम में, तो क्या होता है एक की जगह दो मार्क हो जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 मार्क हो जाते हैं। और नेगेटिव मार्किंग बेशक नहीं है, पर आपको क्या होगा, उसका कोई आंसर तो मिलना नहीं है, कोई मार्क्स नहीं मिलना नहीं है। तो इसके लिए आप ये भी ध्यान रखेंगे कि OMR की आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या क्या है इसमें कि आपको क्या ध्यान रखना है, सारी एनसीईआरटीज लाइन बाय लाइन रीड करनी है, चाहे 8th की हो गई, 7th की होगी, 7th का भी बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ चैप्टर्स, 1-2 चैप्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर्स वाला चैप्टर हो गया, वो चैप्टर आपको फाइबर टू फैब्रिक है, वो चैप्टर किस में से पूछते हैं, 7th में से पूछते हैं। ठीक है, ये आपको नोट्स बनाने हैं, क्रिप्स नोट बनाने हैं कि 1 लाइनर नोट्स होने चाहिए प्रॉपर। ठीक है, मतलब आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि क्या क्या उसमें मैंने चैप्टर्स में पढ़ा है, हेडिंग्स क्या है, सब हेडिंग्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, ये सारी चीजें। फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करनी है, PYQs करने हैं, और सारा जो रिवीजन करनी है मेन जो चैप्टर्स की वो आप किस फॉर्म में करनी है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो किस फॉर्म में होगा, MCQs की फॉर्म में होगा, तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है इसको, MCQs की फॉर्म में सॉल्व करना है। उसके अलावा आपको किस फॉर्म में ध्यान रखना है इसमें कि OMR आपको फिल करते हुए चलना है, कि MCQs जितने भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वह डेली आपको किस में करना है, OMR की फॉर्म में, या फिर आप सैटरडे को अपना टेस्ट रख सकते हो, जैसे आपने वीक में जो चैप्टर्स पढ़े हैं तो आप उसको OMR में आंसर्स को फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको मैं अगर बताऊं कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ये तो आपको छोड़ने नहीं है। इनमें से आपको जो है चैप्टर्स में से क्वेश्चंस हर साल चैप्टर्स जो है वो क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी से अगर मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है,
बायोलॉजी से अगर मैं स्टार्ट करूँ, क्लास 8th में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कौन सा बेटा? सेल। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? सेल। इसमें डिस्कवरीज जैसे सेल की किसने की है, सेल की ऑर्गेनेलीज कौन सी होती है, उनके नाम क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर इसमें बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस तरह के होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह के होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होते हैं, क्या यूज होते हैं इनके, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह की बीमारी फैलाता है, उसको ठीक कैसे करते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स के नाम क्या क्या है, ये सारा क्या है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक फ्रेंड भी है और एक फो भी है, एनिमी भी है और एक कैसे फ्रेंडली भी होता है, यूजफुल भी होता है, तो वो सारा आपको इसमें डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर की बात करें, इसमें आपका जो चैप्टर है बेटा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड चैप्टर है, ये इसका जो लिंक है वो आपका क्लास 9th में भी है, ठीक है। क्लास इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले का है, इसमें एक 9th में भी चैप्टर है, व्हाई डू वी फॉल इल, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो क्रॉप प्रोडक्शन जो चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें पहले क्वेश्चंस आए थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछे हुए थे। वो फूड वैरायटी जो चैप्टर है वो क्लास 9th में है, उसमें से पूछे हुए थे, ठीक है। तो वहां तक भी क्वेश्चंस का जो लेवल गया हुआ है, तो आपको साथ में जो चैप्टर आपके 8th में है वो आपको 9th में भी रीड ऑन करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट और भी जो चैप्टर है वो कौन सा है? रिप्रोडक्शन एंड एडोलेसेंस जो चैप्टर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन की साइकिल किस तरह से होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल किसके अंदर होती है, एसेक्सुअल किस तरह से होती है, जायगोट सिंगल सेल होता है या मल्टी सेलर होता है, ठीक है, एम्ब्रियो क्या होता है, किस, ये सारे कैसे, या मेल सेक्स गैमेट्स कौन सी होती है, फीमेल सेक्स गैमेट्स, ये आपको मतलब टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीजें आपको। तो ये चैप्टर्स तो ऐसे हैं, ये 4 चैप्टर्स तो बेसिक है, मतलब आपका कि इनको तो आपको छोड़ना ही है। ये चैप्टर्स आपके बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं अगर फिजिक्स के चैप्टर्स की, ठीक है, तो फिजिक्स में आ जाओ आप चैप्टर्स में लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन जो चैप्टर है आपका, ठीक है, मोशन जो चैप्टर हो जाएगा आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोशन जो चैप्टर है, ठीक है। मोशन उसी से रिलेटेड आपका जो लॉज ऑफ मोशन है क्लास 9th में है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा चैप्टर हो गया? फोर्स हो गया, फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर हो गया। फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी इस साल सैनिक में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, फ्रिक्शनल फोर्स से स्लाइडिंग फोर्स हो गया, स्टैटिक फोर्स हो गया, रोलिंग फोर्स हो गया, कौन सा ज्यादा होता है, असेंडिंग में अरेंज करना या डिसेंडिंग में अरेंज करना, इस तरह से तो ये सारा जो इनकी यूनिट्स क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है या प्रेशर की यूनिट्स क्या होती है, ये सारा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर कौन सा आ जाएगा इसमें? साउंड कौन सा चैप्टर आ गया इसमें? साउंड क्लास 9th में भी है साउंड और क्लास 8th में भी है, तो वो दोनों बुक्स में से आपको क्या करना है? अच्छे से रीड करना है ये चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके जो चैप्टर है इसमें बेटा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें आपका ये नहीं है कि सिर्फ आप इसमें फोकस करोगे कि ये केमिकल इफेक्ट्स ही क्या होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे क्लास 7 के बारे में बता रखा है, इसमें हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट कौन सा होता है, तो मेन आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, किस टर्मिनल से किस टर्मिनल पे जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, क्या कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, तो उन सब के बारे में भी आपको क्या करना है इसमें डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स जो लॉ मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गए, फोर्स एंड प्रेशर हो गया, या फिर साउंड की बात करें हम, ठीक है, साउंड चैप्टर हो गया, क्लास 8 में भी है, क्लास 9th में भी है। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो केमिकल इफेक्ट के अलावा भी आपको हीटिंग इफेक्ट भी पता होना चाहिए और मैग्नेटिक इफेक्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें इसके अलावा केमिस्ट्री के, अगर हम चैप्टर्स की बात करी जाए, ठीक है, केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है बेटा, इसमें चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जिसमें हर साल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो कैसा है? कौन सा है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की कैसी प्रॉपर्टीज होती है, वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, रिएक्शंस जो हैं, जो रिएक्शंस है वो जो फॉर्मूला शीट है ना, उसमें आप अपने रिएक्शंस के जो हैं ये नेम लिख के रखो कि जब मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, और या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, ये सारा आपको अच्छे से लर्न करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है बेटा, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है इसमें? कोल एंड पेट्रोलियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, किस तरह से जो कोल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं,
ठीक है, जैसे कोक हो गया, कोल तार हो गया, क्या किसके अंदर या किसको किस चीज़ से यूज़ करा जाता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करा जा रहा है। को पेट्रोलियम की हम बात करें अभी, तो पेट्रोलियम के अंदर जो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे उनको निकालते हैं, कैसे एक्सट्रैक्शन होती है, पेट्रोलियम के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कहाँ से निकालते हैं, ठीक है, इनका यूज़ कैसे होता है, नेचुरल गैस क्या होती है, उसके अंदर कैसे नेचुरल जो गैस होती है, जैसे CNG की बात करें या LPG की बात करें, तो उनके अंदर कौन सी गैस होती है, ठीक है, ये सारा भी डिटेल में आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, मतलब इन चैप्टर्स को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट इसमें तीसरा चैप्टर कौन सा है बेटा, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कौन सा चैप्टर है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसका लिंक ना 7th में भी है। ये जो चैप्टर है ये फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स हो गए जैसे, इनका जो लिंक है वो 7th में भी है, वो भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 8th क्लास की NCERT को आपको रीड करके एग्जाम देने चला जाना, नहीं। जो आपके चैप्टर्स हैं इनको आपका अगर 7th में बेसिक है तो वो भी पहले रीड करो, और फिर अगर 9th क्लास में अगर कोई से रिलेटेड है तो वो भी आप रीड कर सकते हो। तो सिंथेटिक फाइबर्स में प्लास्टिक किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक जैसे थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कौन से वाले प्लास्टिक को, जैसे थर्मोसेटिक के एग्जांपल्स कहाँ पर यूज होते हैं इनके, या अगर हम बात करें सिंथेटिक जो फाइबर्स होती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कौन सी होगी, पॉलिएस्टर हो गया, एक्राइलिक हो गया, किसके दूसरे नेम से जानते हैं, रेयॉन को किस नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। तो ये आपको सारा डिटेल में अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई होप आपको अब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहेगी और आप अच्छे से फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है।